अपेक्षी के इस विशेष एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं रेडियो के अपने समय के रेडियो समाचार वाचक के विशेष हस्ताक्षर कहानी कथा के क्षेत्र में चर्चित नाम श्री नवनीत मिश्र जी। नवनीत मिश्र जी से हम आज उस समय की रेडियो आकाशवाणी के बारे में, साथ ही साथ साहित्यिक यात्रा और मीडिया के वर्तमान परिदृश्य पे हम लोग बातचीत करेंगे। हम सबसे पहले आदरणीय नवनीत मिश्र जी से जानना चाहेंगे कि आप चूंकि लंबे अरसे समय तक आपका आकाशवाणी से साथ रहा है, आकाशवाणी पर आप एक समाचार वाचक के रूप में आपकी प्रसिद्धि रही है। लंबे समय तक, लगभग 40 वर्षों तक आकाशवाणी के साथ आपने समाचार वाचन और तमाम उद्घोषक के रूप में और तमाम गतिविधियों के रूप में आप संबद्ध रहे हैं। आपके उस समय रेडियो के साथ खट्टी मीठी कुछ यादें हों, वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें तो अच्छा लगेगा। लगभग 40 वर्षों तक आकाशवाणी में बोल लेने के बाद आज भी जो बोलने की एक उत्कंठा है, जो एक लगन है, उसमें मैं कुछ भी कमी नहीं पाता हूं। और सच कहूं तो बोलना क्या होता है ये मैंने अभी निकट भविष्य में तब जाना जब मैं रिटायर हो चुका हूं, क्योंकि ये एक लगातार सीखने वाली विद्या है, जिसमें आप रोज नए इम्तिहान में पढ़ते हैं, रोज आप नई चीज सीखते हैं। इसमें कभी कोई परफेक्ट नहीं होता है। अनुभव तो बहुत लंबा है और बहुत सारे ऐसे भी अनुभव हुए हैं जो कि याद करते हैं तो अच्छा भी लगता है और कभी कभी लगता है कि वो मैं कर सका, इसलिए ये कहानी मैं सुना सकता हूँ। एक बार मूसलाधार वर्षा हुई और आकाशवाणी की जो कार थी वो बाढ़ में, वर्षा में, जल भराव में फंस गई। मैं प्राइमरी चैनल पर था। वो शुरू होता है 5:55 पर और जो विविध भारती शुरू होता है वो 6:55 पर। स्टूडियोज आमने सामने। मैंने 5:55 पर अपना चैनल वो शुरू किया। अब जो 6:55 पर जो विविध भारती कार्यक्रम शुरू होना था, उसकी अनाउंसर जो थी वो कार ना आने की वजह से नहीं आ पाई। तो इस स्टूडियो से उस स्टूडियो दौड़ करके मैंने दोनों चैनल्स चलाए 8 बजे तक, जब तक कि दिल्ली से समाचार आने नहीं शुरू हो गए। तो वो एक ऐसा अनुभव था जो मुझको अक्सर याद रहता है। जो ड्यूटी ऑफिसर थे हमारे प्राइमरी चैनल के, उन्होंने डेंचर लगवाने के लिए दांत निकलवाए हुए थे, वो बोल नहीं सकते थे और वाहिद मैं था जिसको कि बोलना था। और दोनों चैनल, हालांकि आई वॉज नॉट सपोज टू डू दैट, लेकिन जब आप ऐसा कोई काम कर लेते हैं या ऐसी कोई चुनौती आपके सामने आती है तो कुछ करके दिखाना है का भाव जब मन में आ जाता है तो आप उस दिशा में सोचना शुरू करते हैं और वो काम आप जब कर ले जाते हैं तब इस तरह से आपके सामने बैठ करके कहानियां सुनाते हैं। एक दौर था, आपका दौर, जब रेडियो को इतनी प्रसिद्धि थी। जी। फिर एक बार ऐसा लग रहा है कि रेडियो की वापसी हो रही है। जी। कहा जा रहा है कि रेडियो की वापसी हो रही है। जी। जो वर्तमान चैनल्स की स्थिति है और समाचार वाचकों की जो स्थिति है, वो कहाँ आपको लगता है कि उसमें कहीं विचलन है या प्रगति है, क्या है? नहीं, भाषा का संस्कार, वाचन का संस्कार, इसकी बेहद कमी है। जो एंकर्स जो आते हैं वो भाषा की शुद्धता के प्रति, अपने उच्चारण के प्रति बिल्कुल भी सचेत नहीं है। इसकी वजह से जो क्वालिटी है वो गिर रही है। और जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि बोलने के लिए एक जुनून चाहिए होता है।
हर वक्त अपने आप को इम्तिहान में डाले रखना पड़ता है, ताकि आप अपने आप को बराबर टेस्ट करते रहें कि आप कहाँ हैं। आप रेडियो के एक महत्वपूर्ण विधा रेडियो नाट्य रूपांतरण का, उस पे भी आपने लंबा आपका काम है। विदेशी भाषाओं और भारतीय भाषाओं के कहानियों और नाटकों को रेडियो में आपने रूपांतरित किया है। क्या लगता है ये रूपांतरण का कार्य मौलिक कार्य से या अनुवाद से कितना भिन्न है, और रेडियो के लिए इसका क्या महत्व है? रूपांतरण में आपको कुछ छोड़ना भी नहीं है और अपनी तरफ से कुछ जोड़ना भी नहीं है। जो कुछ कहानी में है आप उसी को प्रस्तुत करते हैं। तस्वीर कोई आवाज नहीं पैदा कर सकती, लेकिन आवाज तस्वीर पैदा कर सकती है। यही है रूपांतरण की कला। और इसमें विदेशी कहानियों को पढ़ते समय और उनको रूपांतरित करते समय आपको उसी तरह से सोचना पड़ता है कि ये पात्र, इस पात्र के माध्यम से कथाकार क्या कहना चाहता है। आपको संवाद भी गढ़ने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा न हो कि मूल कहानी तो शिखर पर है और आपके संवाद जो है वो बहुत नीचे हो। आपको उसी स्तर पर जाकर के और पात्र के हिसाब से संवाद भी गढ़ने होते हैं, और तब वो रूपांतरण जो है वो अच्छा बन पाता है। निजी चैनलों का, चाहे रेडियो के हों या टेलीविजन के हों, दोनों का तेजी से आगमन हुआ है अपने यहाँ। आपको क्या लगता है कि खास करके टेलीविजन चैनलों के आगमन या रेडियो के जो नए चैनल, निजी चैनल आए हैं, उनसे क्या आकाशवाणी की प्रतिस्पर्धा या प्रतिष्ठा या उसकी प्रभावशीलता पर कोई असर पड़ा है? मैं केवल आकाशवाणी FM, रेनबो जैसे है या दूरदर्शन के बारे में बात करना चाहता हूं, जिनके लिए समाज के प्रति एक प्रतिबद्धता है, जिनके लिए सामाजिक सरोकार महत्वपूर्ण है। आप जिनकी बात कर रहे हैं प्राइवेट चैनल्स की, इनकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। वो कुछ भी दिखा सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। हमारा जो संस्थान है प्रसार भारती के अंतर्गत, वो इस बात को लेकर बहुत सचेष्ट है कि हम क्या दिखा रहे हैं और जनमानस पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, जिस जिम्मेदारी को ये प्राइवेट चैनल्स बिल्कुल पूरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखने वाले भी तो होने चाहिए। हमारी रुचियां भ्रष्ट कर दी गई हैं। जी। हम वो देख रहे हैं, हमको देखने का आदी बना दिया गया है। हम अगर उनसे प्रतिस्पर्धा करेंगे तो हम भी उसी गहराई में, उसी नीचाई में, उसी गर्त में पहुंच जाएंगे जहां वो। लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगा कि समय बदला है, और समय के साथ साथ लोगों की जरूरतें भी बदलती हैं, दर्शकों और श्रोताओं की जरूरतें भी बदल रही हैं। क्या हमें उन जरूरतों को ध्यान में रखने नहीं तो क्या हम संवेदनहीन बना देंगे सब? खंडवा में कितने सारे लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं, पानी में डूबे हुए हैं, उनकी खालें उतरने लगी हैं। चैनल क्या दिखा रहे हैं कि सुष्मिता सेन के साथ जो वो लड़का दिखाई दिया है होटल में, ये उनका जो बॉयफ्रेंड नया बना है, इसका क्या नाम है और इसकी क्या हैसियत है समाज में। अब आप तुलना कर लीजिए कि हम किसकी तरफ हैं, हमें किसकी तरफ होना चाहिए। यानी कहीं न कहीं हमें समय के साथ साथ और खास करके जो एक संस्कार की जरूरत है समय को और समाज को, उसको आप संस्कार की तरफ मत ले जाइए। आप उसको सामान्य रूप से संवेदनशीलता की ओर ले जाइए कि हम किस तरफ खड़े हैं, हमारी प्राथमिकता क्या है, क्या जानना हमारे लिए प्राथमिकता है। तो मेरा जो अपना मानना है कि नहीं, हम उन चैनल्स के पक्ष में कोई बात नहीं कह सकते और तुलना भी नहीं करना चाहते। स्वाभाविक है कि आकाशवाणी का संबंध, दूरदर्शन का संबंध जन सरोकारों से है जी। तो लेकिन जन सरोकारों की पूर्ति के लिए हमें उन जन तक पहुंचना भी जरूरी है। बिल्कुल। कोई न कोई ऐसी रणनीति आकाशवाणी या दूरदर्शन को बनाना पड़ेगा जिससे कि वे लोगों तक पहुंचे और उनकी जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है या जो वांछित उनमें है,
जी। उसको हम जगा सकें जी। या उसकी हम पूर्ति कर सकें, इसके लिए क्या आपको लगता है कि रणनीति होनी चाहिए आकाशवाणी दूरदर्शन की? देखिए, आकाशवाणी अब भी आम श्रोता से दूर है इन द सेंस कि उसके जो बात कहने का ढंग है वो अनौपचारिक नहीं हुआ है जैसे कि वो लोग हो गए हैं। वहां के एंकर को आम जो श्रोता है वो अपना दोस्त मानता है, ये आकाशवाणी है। अभी इसमें दूरी है, ये आकाशवाणी है। दोनों के बोलने में फर्क हो गया ना। ये जरा सा जो आपने लचीलापन दिया ये आपको श्रोताओं के निकट ले गया, और जैसे ही आपने एक बिल्कुल दूरी बना करके, जैसे कि वो एक पर्दा है बीच में, उससे दूरी हुई, तो इस दूरी को मिटाने की आवश्यकता है। हम कार्यक्रम इस तरह से प्रस्तुत करें, इस तरह से बातचीत करें कि वो लगे कि मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। दिलीप कुमार साहब हमारे देश के बहुत बड़े अभिनेता हैं। उन्होंने कभी किसी चीज का विज्ञापन नहीं किया, वो किसी विज्ञापन फिल्म में नहीं आए। वो सिर्फ एक विज्ञापन में आए जिसमें नेत्रदान की अपील की गई थी। और दिलीप कुमार साहब इसीलिए बड़े अभिनेता हैं, वो सारी बात कहते हैं और कुर्सी से जरा सा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं ये काम आप भी कर सकते हैं, ये काम आप भी कर सकते हैं। और कैमरे के लेंस की तरफ देख करके उस व्यक्ति ने जिस तरह से संबोधित किया तो लगा कि ये अपील सीधे मुझसे की जा रही है कि ये काम आप भी कर सकते हैं। तो ये जो ढंग है, ये ढंग हम लोग कब सीखेंगे? बड़ी मुश्किल ये है अनिल साहब कि हमारे यहां जो आते हैं नए लोग, वो सिर्फ नौकरी करने आते हैं। उनकी नौकरी पे आते ही उनकी सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है। वो मान लेते हैं कि मुझको सब कुछ आता है, जबकि वो, मैं तो अपने बच्चों से भी कहता हूं कि फिल्म देखते हो तो केवल नाच गाना और वो मत देखो, ये भी देखो कि ये डायलॉग कैसे बोला गया है। ये देखो कि इस बोलने में पॉज का क्या इस्तेमाल किया गया है। संगम फिल्म में वैजंती माला राजेंद्र कुमार से पूछती है, तुम भी मुझे प्यार करते हो ना, है ना? ये जो है ना का रिपीटिशन है बहुत महत्वपूर्ण है, और वो कौन सा सुर लगाया जाएगा उस हैना के बोलने में, ये सीखने वाली चीज है। मुगल आजम का साउंड ट्रैक आप सुनिए, पृथ्वीराज कपूर जी की आवाज आप सुनिए, मधुबाला जी की आवाज सुनिए, तो लगता है कि आप कहीं नहीं हैं। ये लोग जो परफॉर्म कर गए, एक एक वाक्य, एक एक सेंटेंस, एक एक डायलॉग जिस तरह से उन्होंने डिलीवर किया है, तो ये सब सीखने की चीजें हैं, और सीखना लोगों ने छोड़ दिया है। वो इसलिए ये गिरावट और है। अगर हमारे आकाशवाणी एफएम के आर्टिस्ट और दूरदर्शन के लोग अब से शुरू करें सुनना, तो अब भी बहुत बढ़िया कुछ हम कर सकते हैं। आपका संबंध सृजन लेखन से भी रहा है। कहानी के आप एक प्रतिष्ठित हस्ताक्षर हैं, कहानीकार के रूप में आपकी एक प्रतिष्ठा है। हिंदी कहानियां, आप कई संग्रह हिंदी कहानी के आपके प्रकाशित हो चुके हैं, तमाम कहानियां चर्चा में रही हैं। आपको क्या लगता है कि एक सृजनशील साहित्यकार और एक व्यावसायिक पत्रकार, हालांकि आप उस व्यावसायिक पत्रकार से अलग हैं पूरी तरह से, बावजूद इसके चूंकि सृजन की प्रक्रिया एक अलग तरह के संस्कार और एक तरह के जीवनचर्या की मांग करती है, और जो आकाशवाणी का काम है वो एक अलग तरह के
परिवेश की मांग करती है। दोनों में सामंजस्य बैठाने में क्या लगता था कि ये जो आपका रेडियो समाचार वाचन का या उद्घोषणा का क्षेत्र था, वो कहीं आपके सृजनशीलता को बढ़ाने के लिए ऊर्जा का काम किया या उससे कुछ आपका क्षरण हुआ? देखिए, आकाशवाणी पर काम करना, उसमें समाचार पढ़ना या अनाउंसमेंट करना मुझे कभी काम लगा ही नहीं। मैंने उसको काम की तरह से किया ही नहीं। वो तो मेरा शौक है, और ऐसे भाग्यशाली कम होते हैं जिनको कि वो काम मिल जाए जो वो करना चाहते हैं। तो उसमें विचलन का तो कोई सवाल नहीं है। लेखन का खाना दिल दिमाग में अलग है, उस काम का खाना अलग है। गवाक्ष दोनों के खुले हुए हैं, तो उससे कभी कोई बाधा नहीं हुई, कभी भी। और बोलना तो मेरा पैशन है, बोलना तो मुझको बहुत अच्छा लगता है। आंखों देखा हाल सुनाना बहुत अच्छा लगता है। रनिंग कमेंट्री के अलावा पार्श्व वाचन, वॉइस ओवर, उसमें मेरा बहुत मन लगता है, आज भी मैं करता हूँ। तो ये तो मेरा शौक है, वो किसी तरह से व्यवधान पैदा नहीं करता। कहानी लेखन में आप अपने आप को कितना संतुष्ट मानते हैं एक कहानी लेखक के रूप में, और जो वर्तमान हिंदी कथा साहित्य की स्थिति है उस पर आपकी क्या नहीं, प्रतिक्रिया मैं है? अपने आप से बहुत असंतुष्ट हूँ। मैं 1969 से कहानियां लिख रहा हूँ। पहली कहानी 1969 में छपी थी और अब 2015 हो गया है। इस बीच में लगभग 100 कहानियां मैंने लिखी हैं। लेकिन ठीक है, घर परिवार की जिम्मेदारी और कभी कभी मन के अंदर सूखा पड़ जाता है, कुछ कोई चीज सूझती नहीं है जिस पर आप तत्काल बैठ जाएं, और जब एक बार बैठ गए तब फिर वो बन जाती है। और मुझे लगता है कि मुझे और लिखना चाहिए था और अच्छा लिखना चाहिए था। अभी तो सामान्य है। नागर जी ने एक बार मुझसे कहा था कि नवनीत, जो कुछ लिख रहे हो उसे कचरा ही समझना, ट्रैश, लेकिन लिखते रहो। किसी दिन हो सकता है इसी में से कोई एक ऐसी चीज निकल आए जो तुमको यशस्वी बना दे। तो अभी तो वो चीज आएगी। हमें उम्मीद है कि वो चीज आएगी जो हमारे पाठकों को, खास करके हिंदी के पाठकों को वो चीज मिलेगी जिसकी हमें या पूरे साहित्य को इंतजार ताउम्र रहता है। हमारे साथ कहानी कथा, हिंदी कथा के एक प्रमुख हस्ताक्षर और रेडियो समाचार वाचन के अपने समय के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व श्री नवनीत मिश्र जी रहे हमारे बीच में इस समय। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को आपसे देख करके और आपको सुन करके अच्छा महसूस हुआ होगा, आप सीख रहे होंगे। और मुझे लगता है कि जो वर्तमान पीढ़ी जो आकाशवाणी की तरफ जाने को लालायित है, जो मीडिया की तरफ जाने को लालायित है, या वो पीढ़ी जो सृजन के क्षेत्र में, कथा से के क्षेत्र में जाने, कथा लेखन के क्षेत्र में जाने को तैयार है, उसके लिए आपसे प्रेरणा मिली होगी। हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। धन्यवाद।